अगर आपको एक बार यह पता लग जाए कि आपका बोर्ड का पेपर चेक कैसे होने वाला है तो काफी हद तक तसल्ली मिल जाती है और आपकी एक स्ट्रैटेजी तैयार हो जाती है कि जो मुझे कंटेंट आता है मेरे को वो अपनी एग्जाम की आंसर शीट पे किस तरीके से लिखना है, क्या मेरे स्टेप्स होंगे, क्या मेरी ऐसी अप्रोच होगी कि मेरे नंबर ना कटे। मतलब सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाती है अगर आपको पता लग जाए कि एग्जाम शीट कैसे चेक होती है। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आज आपको यही बातें बताऊंगा और इन बातों को जानकर आप अपने आप को ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे और तुम्हारे जहन में जो ये जानना चाहते हैं कि जब पेपर चेक होता है तो क्या टीचर ऑन मार्किंग करता है, मतलब अपनी मर्जी से जितने नंबर देना चाहे उतने नंबर दे देता है, या फिर उसके पास कुछ ऐसी चीज होती है कि जिसको वो फॉलो करेगा आपका आंसर चेक करने के लिए। दूसरा बताऊंगा कि क्या प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या। फिर आपको पता लगना चाहिए कि हार्ड मार्किंग होती है या इजी मार्किंग होती है, मतलब क्या टीचर ने हार्ड चेकिंग करी है, इजी चेकिंग करी है, क्या फॉर्मूला था। तो पहले एक बार इनके आंसर दे देता हूं, फिर आपको टॉपर की आंसर शीट भी दिखाऊंगा और क्या बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो पूरी प्रॉपर बातें इस बोर्ड के फेज में आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 कि भैया टीचर अपनी ऑन मार्किंग करता है क्या, अपनी मर्जी से नंबर देगा क्या। नहीं बाबू, अपनी मर्जी से नंबर नहीं देगा, लेकिन काफी हद तक ये बात ठीक भी है। कैसे? जब टीचर आपकी आंसर शीट को चेक कर रहा होता है ना, तो उसके पास बोर्ड की तरफ से एक आंसर की आती है। आंसर की में हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है। तो अगर आपके आंसर उस आंसर की से मैच कर रहे हैं तो टीचर कभी भी आपके आंसर को गलत नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से आपके आंसर को नहीं काट सकता। तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन उस आंसर की में एक पॉइंट भी होता है कि अगर टीचर को लगता है कि बच्चे ने कुछ ऐसा आंसर लिखा है जो आंसर की से डिफरेंट है, लेकिन टीचर को सेटिस्फाइड लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है उस आंसर से, तो टीचर उसमें अपने नंबर दे सकता है। तो हां, इस वाली सेंस में टीचर अपनी ऑन मार्किंग कर देता है कि मतलब बच्चे को पास ही तो कराने के चक्कर में है। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना यार, हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से ही बनती है बेसिकली वो मार्किंग स्कीम, लेकिन काफी सारे बच्चों ने दूसरे ऑथर की किताबों से पढ़ा है, उसको दूसरी हेडिंग याद है जो आंसर की में मैच नहीं कर रही, लेकिन टीचर को पता है कि हाँ ये भी एक अप्रोप्रिएट सही आंसर है, तो टीचर उससे देखकर उसके आंसर को टिक कर देता है, पूरे नंबर मिल जाते हैं, नंबर नहीं कटते अगर टीचर समझदार है तो। बात ये ध्यान रखना। तो फॉर अ सेफर साइड एनसीईआरटी का कंटेंट ही बेस्ट है, और भाई सही तो चीज सही होती है, सही को फिर कौन गलत कर सकता है, तो इसलिए टीचर नंबर दे देते हैं। दूसरा, क्या प्रेजेंटेशन वाकई में ही तुम्हारे नंबर बढ़ा देती है? भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन की वजह से टीचर को आसान हो जाता है तुम्हारा पेपर चेक करना, और टीचर को जितना कम टाइम में आपका पेपर चेक कर पा रहा है ना, मतलब आप टीचर को कम से कम टाइम दो आपका पेपर चेक करने का। प्रेजेंटेशन एक तरीके से आपके पेपर को सॉर्ट कर देती है, बहुत आसान बना देती है टीचर के लिए कि हां तुमने ये लिखा होगा। टीचर का ध्यान मेन कंटेंट पे जाता है सीधा, वो छोटी छोटी गलतियों को निकालना भूल ही जाता है और दे दनादन आपको पूरे पूरे नंबर देता चला जाता है। तो प्रेजेंटेशन, सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी है उससे तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, गलत बात। आपने सही आंसर लिखा है और उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है तो टीचर को आसानी होती है आपका पेपर चेक करने में। जितना टीचर को दुख होगा ना आपका पेपर चेक करने में, उतना वो अंदर घुसेगा और उतना एक एक आधा आधा नंबर आपका काटता रहेगा आंसर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी बेसिकली बोला जाता है कि पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है। अवॉइड कि तुम बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हो, पॉइंट वाइज लिखो। फिर यार ये हार्ड चेकिंग होती है या इजी चेकिंग होती है? देखो जी, टीचर तो ये सोच के आता है कि जहां तक हो सके बच्चे को पास कर देना है। यार किसी का साल कोई बर्बाद करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक सोच फैली हुई है, मतलब लोगों को लगता है अगर टीचर अपने घर से लड़के आया है ना तो भाई गंदे चेकिंग करेगा, दे दनादन बच्चों के नंबर काट लेगा, बच्चों को भविष्य बर्बाद कर देगा। अगर टीचर खुश है तो सीधे 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 नंबर देता जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा। ये सोच वैलिड नहीं है, लेकिन इंसान के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस करती है। आपको यह भी पता है कि टीचर जब कॉपीज को चेक करता है तो हर एक कॉपी चेक करने के उसको पैसे मिलते हैं, माल कमाता है वो। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब टीचर पेपर को चेक करने बैठता है ना, तो जब यार पेपर सामने होता है, पेन उसके हाथ में होता है, उसको पता होता है कि किसी का भविष्य उसके हाथ में है। तो ये तो बोल देगा ना घर से लड़के आया है तो उसकी वजह से, नहीं नहीं, उस चीजों को ध्यान नहीं रखता। टीचर को टीचर बोलते ही क्यों है? क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है भाई, ठीक है। तो इसको मत सोचो कि हाँ लड़के आया है तो नंबर काट लेगा तुम्हारे, ठीक है, और पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा कॉपीज चेक कर देगा, ऐसा भी नहीं है।
बोर्ड जो है हर टीचर को लिमिट देता है कि मैक्स टू मैक्स आप इतनी ही कॉपी चेक कर पाओगे, हर सब्जेक्ट के अनुसार वो अलग होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारी कॉपी चेक कर देगा, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तो उसके भी अपने नॉर्म्स होते हैं, सबको ध्यान रखता है। मैं दिखाऊंगा आपको टॉपर की आंसर शीट, जिससे आप अच्छे से जज कर पाओगे कि सही क्या और गलत क्या। लो जी मित्रों, इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इकोनॉमिक्स की आंसर शीट तुम्हारे सामने देखो, ये टॉपर की आंसर शीट है जिसका कोई नंबर नहीं कटा है। आपको यहां से कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व करने की जरूरत है। पेन का कलर लूंगा, चलो लाल ले लिया। देखो जी, ये बच्चा आंसर लिख रहा है पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और जब भी एक पॉइंट लिखता है उसके बाद एक लाइन छोड़ देता है खाली। लाइन खाली छोड़ने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इस बात को आप जरूर फॉलो करोगे। चलो ये बात इसने बहुत अच्छी बताई है। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो बच्चा पहले अपना फॉर्मूला लिखता है। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, फिर फॉर्मूलाज की वैल्यू पुट करता है, और जो उसका फाइनल आंसर आएगा वो अपने फाइनल आंसर को या तो अंडरलाइन करेगा, इसने अंडरलाइन किया हुआ है, या आप बॉक्स में डाल सकते हो जो जो आपके मेन आंसर है, ठीक है जी। तो ये चीज अच्छी है, यहां से ऑब्जर्व करने को मिली है। अब बच्चा यहां से ऑब्जर्व कर सकता है, कई बार बच्चा लाइन लिखता है पूरी, लेकिन बीच में एक वर्ड है जो वो लिखना भूल गया, तो वो सोचता है यार इसको बीच में कैसे लिखूं। राज्य एक बहुत सिंपल है, एक ऐसा निशान बना दे और ऊपर लिख दे, खत्म कहानी। हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज वैल्यूएबल है। डरो मत कि नंबर कटेगा, भैया हमने तो बीच में अड़चन डाल दी है अपनी लाइन की, नंबर कट जाएगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो मतलब नहीं कटेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है जी। अब फिर ये बच्चा करता है जो जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, मतलब एक पॉइंट उसने एक्सप्लेन किया है, 3 से 4 लाइन में चला गया, लेकिन उसमें भी उसको एक मेन वर्ड लगता है, 2-3 वर्ड भी हो सकते हैं, उसको वो अंडरलाइन कर देता है। तो मेन चीजों को आप हाथ के हाथ अंडरलाइन करते रहो, टीचर की नजर जाती है उस पर, टीचर इंप्रेस होता है आपके आंसर से। जब टीचर इंप्रेस हो गया ना आपसे, एक बार स्टार्टिंग के 5-6 आंसर में इंप्रेस हो गया, तो फिर बस टीचर आपके पेपर को चेक करने में ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, उसको पता लग जाता है, बच्चे का इंप्रेशन शुरू में पता लग जाता है। इसलिए शुरू में वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ध्यान रखना। चलो जी ठीक है, और बताओ, और सर क्या बता सकते हो? भाई बता रहे हैं, इसके पेपर में एक चीज और है जो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अच्छा ये देख लो, बच्चा कई बार कंफ्यूज है, सर जब डिफरेंस आता है दो कॉन्सेप्ट में तो हम डिफरेंस लिखते हैं पॉइंट वाइज, क्या हमको उसका बेसिस लिखना जरूरी है क्या? राज्य वो बिजनेस स्टडीज में लिखना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक्स में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस स्टडीज में लिखना जरूरी है। और बाकी वो चीज है, एनसीईआरटी में अगर बेसिस दिया हुआ है डिफरेंस का तो लिखना जरूरी है, और नहीं दिया हुआ तो लिखना नहीं जरूरी है, क्योंकि उसके पास एनसीईआरटी की फॉर्म में ही आंसर की होती है, तो वो उसके हिसाब से चेक करता है। चलो जी, और क्या देख सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने भी देखी थी तो अभी तुम्हारे सामने आएगी। बच्चे से देखो एक गलती भी हुई थी यहां पर, ठीक है, देख रहे हो आंसर लिखने का तरीका, उसने चीजें अंडरलाइन की हुई हैं, ठीक है। किस सीक्वेंस में आप लिखोगे, कई बार सोचते हैं यार मैं पहले से एंड तक सीक्वेंस में लिखूं क्या? नहीं नहीं, इतना जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस आप वो एग्जैक्ट फॉलो करो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो बोर्ड की कॉपी में यहां लिखा भी होता है, मतलब डॉट 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 है, लिखा नहीं हुआ है, सीबीएसई लिखा हुआ है, वैसे तो सीबीएसई बोर्ड की कॉपी है, ठीक है जी। हाँ आप आंसर भी देख पा रहे हो। छोटी मोटी कोई एरर होती है तो भाई ये देखो, इस बच्चे, ये दिखाना चाहता था आपको, बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो जनरली क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं गुच्चड़ मुच्चड़ पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड ओवर राइटिंग। ये नहीं करना है आपको, उसको प्यार से काटो, ठीक है जी, हाँ प्यार से ऐसे काट दो और दोबारा इसको लिख दो, टीचर को बुरा लिटरली नहीं लगेगा। आपसे अगर पूरा क्वेश्चन गलत हो गया तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन पे ऐसे काटा मार दो, सिंगल लाइन या डबल लाइन जैसे मर्जी मार दो, टीचर गलत नहीं मानेगा। आपसे कुछ गलत हो गया तो आगे बढ़ जाओ उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रॉपर स्पेस आपको छोड़ना है, अपने आंसर्स के बीच में प्रॉपर स्पेस देना है जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। और जब भी तुम पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो डिजाइन मत बनाना, कई बंदे पता कैसे डिजाइन बनाते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये रहा पॉइंट मेरा, एक पॉइंट ये रहा, नहीं नहीं, प्रॉपर पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, ऐसे प्रॉपर लिखना है, ठीक है, पॉइंट वाइज चलना है। उम्मीद करता हूं बच्चों के बहुत सारे यहां से डाउट्स सॉल्व हुए होंगे, बहुत सारा मतलब कंटेंट दिमाग के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही होगी, कंफ्यूजन चल रही होगी, वो सॉर्ट हो गई होगी, तो काफी हद तक आपको इससे रिलैक्सेशन मिली होगी। दोस्तों सबका आंसर लिखने का वैसे तरीका अलग होता है, लेकिन जब भी आपका आंसर आए फाइनल तो आप उसको बॉक्स में जरूर डाल देना या अंडरलाइन कर देना। टीचर को मतलब वो चीजें जरूर दिखाओ जो आंसर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आप देखते भी जा रहे हो कि हाँ किस तरीके से बच्चे ने आंसर लिखा है। अब बच्चा बोलेगा सर राइटिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है क्या? देखो राइटिंग अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है,
राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स तो कंटेंट के मिलते हैं। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए रीडेबल, मतलब रीड हो जाए, पढ़ ले बंदा, इनफ है। तो दोस्तों आपके ये सब डाउट्स यहां पर क्लियर हुए? कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ ना, मैं हूं ना आपके लिए, है पूरे इंडिया के अंदर आपके और हमारे अब चर्चे होने लगे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।